लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर फारूक खान, उन्होंने एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे दिया है। और मेरी जानकारी के मुताबिक फारूक खान को एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल असाइनमेंट देने नई दिल्ली देने जा रही है। उसी पॉलिटिकल असाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए यूं ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी ने फारूक खान को कहा कि आप फिलहाल एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देने के बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट राजनीतिक असाइनमेंट दिया जाएगा और उस राजनीतिक असाइनमेंट पर फारूक खान उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। फारूक खान ने ये इस्तीफा दिया है या कल देने जा रहे हैं। जब मैंने इसकी पुष्टि करने की कोशिश की तो मुझे ये इत्तला मिली कि फारूक खान इस वक्त नई दिल्ली में हैं। इस्तीफा उन्होंने कल सुबह दे देना है, लेकिन वो इस्तीफा दे देंगे ये बात पार्टी के इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, जो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए फंक्शनरीज हैं, उन्होंने कंफर्म किया है स्ट्रेट लाइन को कि फारूक खान इस्तीफा देने जा रहे हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा फॉरवर्ड कर दिया है और इस्तीफा फॉरवर्ड करने के बाद अब फारूक खान एक राजनीतिक रोल में जम्मू कश्मीर में नजर आ सकते हैं। क्या ये राजनीतिक रोल जम्मू कश्मीर में ही होगा या कहीं और होगा, ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन लग यही रहा है कि फारूक खान अब एक राजनीतिक रोल में जम्मू कश्मीर में नजर आ सकते हैं। आपको याद होगा कि फारूक खान ने भारतीय जनता पार्टी 2014 में ज्वाइन की थी और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी जून 2015 में बनाया गया और उसके बाद वो लक्षद्वीप के 32वें एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे जुलाई 2019 तक। जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया और उन्हें जम्मू कश्मीर वापस भेज दिया और उसके बाद वो गवर्नर सत्यपाल मलिक के एडवाइजर हुए। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आए तो वो उनके भी एडवाइजर हो गए और अभी तक इस समय तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडवाइजर थे। ये भी मैं आपको बताऊं कि फारूक खान का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वो पहला पार्ट थे कश्मीर पुलिस सर्विस के 1984 में और उसके बाद वो उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग STPO भदरवाह के तौर पर 1986 में हुई और उसके बाद जब 1990 की दहाई में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था, 1993 में फोर्स में इनडिसिप्लिन नजर आया। उस वक्त फारूक खान एक जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उस वक्त थे और एक ऑफिसर थे जो पुलिस को फोर्स को दोबारा से खड़ा करने में कामयाब हो गए। नवंबर 1993 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेना शुरू किया। उसके बाद फारूक खान ने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवादी जितनी भी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ सीधा ऑपरेशंस में शामिल होना चाहिए। तो उसके बाद ये हुआ कि STF का वो उस वक्त STF बनी, स्पेशल टास्क फोर्स उसका नाम दिया गया और बाद में इसी STF का नाम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पड़ा। और उसके खान जो थे वो पहले हेड थे STF के 1994 में और उस समय खान के पीछे हाथ था उस समय के DGP MN सबरवाल का। और उसके बाद अक्टूबर 1994 में इन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए। उसके बाद 1994 में खान को IPS में शिफ्ट किया, खान को IPS मिला और एक IPS ऑफिसर के तौर पर वो STF के इंचार्ज रहे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस किए और ऑपरेशंस करने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की भी यूं कहिए कि देखरेख फारूक खान ही लंबे वक्त तक करते रहे। मामला यहां पर यह कि फारूक खान ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस इस्तीफा देने के बाद अब अटकलें लगना शुरू हो गई हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ क्या नए एडवाइजर बनाए जाएंगे। जैसे पिछले दिनों कहा जा रहा था कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को, एक रिटायर्ड DGP को एडवाइजर बनाया जा सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, लेकिन उसके बाद उसमें भी कुछ आगे होता हुआ नजर नहीं आया। फिर यह कहा गया कि हो सकता है पॉलिटिकल एडवाइजर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बनाए जाएं। उस पर भी अभी अटकलें लग रही हैं कि शायद वो कुछ होगा। अक्सर ये होता है कि जब भी कोई एडवाइजर, चूंकि आप एकमात्र एडवाइजर जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हैं और वो एडवाइजर जो है पूर्व DGP CRPF हैं। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दाएं बाएं नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पर्सनल स्टाफ है उस पर्सनल स्टाफ में भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर नहीं हैं, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि सबऑर्डिनेट पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर जो है वो एक लंबे समय से पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ नीतीश्वर कुमार काम कर चुके हैं, वही इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी राजभवन में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर नहीं है। अगर है भी तो सबऑर्डिनेट पोजीशन
पोजीशंस पर है या उन पोजीशंस पर है जिन पोजीशंस पर ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का कोई मौका नहीं मिलता। यह इल्जाम जो है अक्सर राजभवन के ऊपर लगता है। अब राजभवन में एकमात्र आदमी जो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो फारूक खान थे। आज फारूक खान ने भी इस्तीफा दिया है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 6 महीना हो, साल का वक्त हो, जितना भी वक्त हो, क्या इस वक्त के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को यह कहेगी कि आप राजनीतिक लोगों को एडवाइजर बनाएं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एकमात्र लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसे होंगे जिन्हें एक एडवाइजर के साथ, और हो सकता है एक और एडवाइजर उनको कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दे दिया जाए, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दे दिया जाए, या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपनी मनमर्जी से उत्तर प्रदेश या अपने क्षेत्र से किसी को एज एडवाइजर ले आए। उसकी संभावनाएं भी हैं। देखना आने वाले दिनों में यह है कि क्या राजभवन में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कोई करेगा, क्या जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी यूनिट केंद्र सरकार को कन्विंस कर पाएगा इस बात पर कि आम जनमानस और सिविल सचिवालय के बीच में जो दूरी बढ़ रही है उस दूरी को खत्म करने की जरूरत है। शायद ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि आप जम्मू में सिविल सचिवालय के बाहर दिन के वक्त किसी भी चले जाएं, किसी भी वक्त चले जाएं, आपको वीरानी मिलती है। आपको सिविल सचिवालय के बाहर लोग नहीं मिलते, आपको सिविल सचिवालय के बाहर लोगों का तांता बंधा हुआ नजर नहीं आता। जिस समय एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, आप सिविल सचिवालय के बाहर खड़े होते तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। लोग अपॉइंटमेंटें ले रहे होते, लोग फोन करवा रहे होते कि हमें सिविल सचिवालय के अंदर आना है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के शासन में जहां बार बार ये चीज कही जाती है कि करप्शन के ऊपर नकेल कसी गई है, इफेक्टिव जो है डिलीवरी को इफेक्टिव बनाया गया है। डिलीवरी से मुराद मेरी यह है कि जो कामों की डिलीवरी है उसको इफेक्टिव बनाया गया है। फाइल की जो मूवमेंट है वो अब ऑनलाइन हो रही है। ई मॉड्यूल से सारा काम हो रहा है। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये सारे बदलाव हैं, लेकिन इन बदलावों के बावजूद ना ही आपको श्रीनगर में सिविल सचिवालय के बाहर लोग मिलते हैं और ना ही जम्मू में सिविल सचिवालय के बाहर आपको लोग मिलते हैं। अब जब आप लोगों से पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, तो लोग आपको साफ तौर पर ये बताते हैं कि बाबू लोगों के साथ संपर्क करना बहुत मुश्किल है। हम जब जाते भी हैं या तो वो मीटिंगों में व्यस्त होते हैं, या उनकी कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, या वो किसी और काम में व्यस्त होते हैं। तो बाबू लोगों से मुलाकात करना जरा मुश्किल है, टाइम लेना पड़ता है। उसके बाद जाकर आपको मुलाकात के लिए वक्त मिलता है, और वो मुलाकात का वक्त भी बहुत कम होता है। उस थोड़े से वक्त में आप अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते। तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर राजनीतिक लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपने साथ रखते तो उसका फायदा ये होता कि एक तो आम जनमानस का सिविल सचिवालय के साथ दोबारा से संपर्क बनता, सिविल सचिवालय में आव जाव लोगों का बढ़ जाता, और आव जाव के बढ़ने से लोगों के और सरकार के बीच में जो ऐसा लग रहा है कि दूरी बनी हुई है, उस दूरी को पाटने का और उस दूरी को खत्म करने का मौका मिलता। लेकिन अब लोगों से जब आप बात करते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदर की राजनीति बड़ी खतरनाक है। नई दिल्ली में बैठे हुए नेता जम्मू के नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, और जम्मू के नेता आगे बढ़ना भी चाहें तो नई दिल्ली के आशीर्वाद के बगैर बढ़ नहीं सकते। तो इसके चलते वो ये कहते हैं कि ये जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति के कारण लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर भाजपा की बात की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी का उनको इस जबरदस्त सामना है। जम्मू कश्मीर में एंटी इनकम्बेंसी इस सेंस में कि लोगों को उम्मीदें और तवक्काएं उनसे बहुत ज्यादा हैं। आप आम जनमानस में से किसी भी कोई भी बच्चा, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों, बीएसएफ सीआईएसएफ वाले बच्चे हों, या कोई भी जिनकी पोस्टें विड्रॉ हुई हैं वो बच्चे हों, शराब के कारोबारी हों, आप धरना उनको बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगाते हुए देखते हैं। आप उनको बीजेपी के अध्यक्ष के कमरे के दाएं बाएं घूमते हुए देखते हैं कि भाई मुलाकात हो जाए, कोई बात हो जाए। अपनी बात वो रखते हैं। अध्यक्ष भी उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकार तक बात पहुंचती है लेकिन होता कुछ नहीं। नतीजा ये निकलता है कि उसका नुकसान जो है राजनीतिक तौर पर, उसका लाभ भी और उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट को होगा। अब जब तक जम्मू कश्मीर का यूनिट और नई दिल्ली का यूनिट कोहेसिवनेस के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, तब तक संभवतः वो कामयाबी जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। इसीलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आने वाले 6 महीनों के लिए जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर को नए एडवाइजर मिलेंगे, नए सलाहकार मिलेंगे, और वो नए सलाहकारों में क्या बीजेपी के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस के, क्या ये लोग होंगे? क्या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपने साथ लेंगे, या उन्होंने भी ये तय कर लिया कि जम्मू कश्मीर के किसी भी आदमी को अपने साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम
बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं और इसमें हमें जम्मू कश्मीर के आम लोगों की, जम्मू कश्मीर के खास लोगों की, जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की, जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, जम्मू कश्मीर के इंटेलेक्चुअल्स की, जम्मू कश्मीर के प्रोफेसरों की कोई जरूरत नहीं है। आज खबर एक और आ रही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिए गए हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए हैं, मैं आज जो पढ़ रहा था, जो डिटेल्स मेरे पास आई, उन डिटेल्स के मुताबिक प्रोफेसर उमेश राय जो हैं उन्हें जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है। अब जब मैं ये पढ़ रहा था कि प्रोफेसर उमेश राय को बनाया गया है, प्रोफेसर हैं जूलॉजी के दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इनको लेकर भी जो इससे पहले खबरें आई हुई हैं और सब अलग अलग अखबारों में खबरें जो हैं वो पीछे, चूंकि इतिहास आपके साथ चलता है, 2014 की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है सत्ता में आ रहे थे, तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ एक कहा सुनी हुई, उस कहा सुनी में जो है कहा सुनी जरा दूर तक हुई और उसमें कहते हैं हाथापाई भी हुई थी। और उसके बाद प्रोफेसर उमेश राय ने राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के उच्च पद अधिकारी को यूनिवर्सिटी में जो है उनको आमंत्रण दिया, सादर आमंत्रण दिया। वो आमंत्रण पर जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो एक मैसेज एबीवीपी को और बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी तमाम जो कार्यकर्ताओं को चला गया कि प्रोफेसर उमेश राय जो हैं एक बड़े आदमी हैं और उनके ऊपर जो है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का आशीर्वाद है। तो इसके चलते आज प्रोफेसर उमेश राय को अगर वाकई ये ऑर्डर जो इशू हुआ है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्डर को लेकर जम्मू कश्मीर में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि यही हो, अगर वो ऑर्डर है तो साफ तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के प्रोफेसर अब जम्मू यूनिवर्सिटी के कुलपति होंगे, यानी वाइस चांसलर होंगे। अब माफ कीजिए, उप कुलपति होंगे, वाइस चांसलर होंगे। अब सवाल यहां पर यह भी है कि जम्मू यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में से दो लोग जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे, दो में से एक आदमी को भी जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बनाया गया। एक लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े हुए या भारतीय जनता पार्टी के साथ या राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसरों ने भी कोशिश की थी कि उन्हें मौका मिले, उनको भी मौका नहीं मिला। उसके अलावा एक और प्रोफेसर थे, उन्होंने कोशिश की कि उन्हें मौका मिले। ट्विटर के ऊपर हालांकि वो केंद्र सरकार की बहुत प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, केंद्र सरकार के हर काम को लेकर वो बड़े प्रशंसक बनते हैं, लेकिन उन्हें भी कंसिडर नहीं किया गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के प्रोफेसर को जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया है। अब अगर ये बात सही है तो ये भी जाहिर सी बात है, जम्मू यूनिवर्सिटी का हो, जम्मू के आम लोग हो, वो ये सवाल पूछते हैं कि जब आप कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चुनते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जब कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रेफरेबली कश्मीर का रहने वाला ही हो, अगर नहीं हो तो डीयू से या कहीं से भी अगर हम उसको लाएं तो वो एक धर्म और एक समुदाय विशेष से हो, उस चीज का आप ख्याल रखते हैं। स्कॉस्ट का वाइस चांसलर बनाते हैं तो उसमें भी आप सब चीजों का ख्याल रखते हैं। तो आप ये सब करते हैं और उसके बाद जब जम्मू यूनिवर्सिटी की बारी आती है तो वहां पर आपकी ये कोई कंसिडरेशन नहीं होती कि जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी का ही होना चाहिए, जम्मू संभाग का होना चाहिए। लंबे समय से ये भी मांग रही लोगों की कि जम्मू संभाग का ही वाइस चांसलर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो जम्मू में है उसमें भी वाइस चांसलर जो है वो बाहर से हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर बाहर से हैं, स्कॉस्ट जम्मू में वाइस चांसलर बाहर से। तीनों जगह पर जम्मू के किसी भी प्रोफेसर को कंसिडर नहीं किया गया वाइस चांसलर की पोजीशन के लिए। क्यों नहीं किया गया ये तो सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से जानती होगी, लेकिन ऐसा है कि नहीं कंसिडर किया गया। तो अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो एडवाइजरी काउंसिल है, उस काउंसिल में भी जम्मू संभाग से और कश्मीर से कोई भी नहीं होगा, तो ये ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के लिए ठीक है, क्योंकि उनको इनपुट जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत कम मिलेगा, और ना ही ये जम्मू कश्मीर के आने वाले कल के लिए ठीक है, क्योंकि किसी भी राज्य में किसी को भी आप लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को बनाकर अगर भेजते हैं और फिर अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है तो केंद्र सरकार की ये कोशिश रहती है कि वहां पर एडवाइजर अगर हो वो उसी जगह के लोग हों, ताकि वो एक अच्छा और बेहतरीन इनपुट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर को दे दें और उस इनपुट की बुनियाद पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करें ताकि आम जनमानस का भला हो। अब फिलहाल तो खबर यही है, फारूक खान ने एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद अब वो क्या असाइनमेंट उनको मिलेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब एडवाइजर कौन होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के, ये आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा।